की गई है तो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है। और सही माने में लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आपदा तो यह है जो सुक्खू जी के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से सरकार बनी है। आप कल्पना करो हालात क्या बने हुए। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा में 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई। तैंतीस लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में मर गए। मेरे एक विधानसभा क्षेत्र में 11 लोगों की लाश मिल पाई। अभी तक उनमें से 22 लोगों की लाश भी नहीं मिल पाई। लेकिन सरकार ने फैसला कर दिया। सुक्खू जी की सरकार ने कहा हमारे 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, हम तो जश्न मनाएंगे। हमने कहा रहम करो भगवान के लिए। इतने लोगों की जिंदगी चले गई है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जश्न मनाएंगे। और जश्न के लिए भी जगह कौन सी चुनी? हिमाचल प्रदेश में मंडी चुनी, जहां सबसे ज्यादा जिंदगी चले। और मैं हैरान हुआ इस बात को लेकर के जब मैं देखा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिमला में बैठक होती है, उसमें ऐलान किया गया कि व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल का कार्यकाल का जश्न मनाया जाएगा, मंडी में मनाया जाएगा। और जो जश्न मनाया जाएगा उसके लिए बसें लगाई जाएंगी, हजारों बसें उसके लिए लगाई गई। खाने का इंतजाम किया गया, नाच गाने का इंतजाम किया गया, कलाकारों को बुलाया गया। और पैसा कहां से खर्च होगा? योजनाएं सारी बंद, विकास कार्य सारे बंद। रोना इसी बात को लेकर के चला है कि पैसा नहीं है। लेकिन जश्न मनाने के लिए 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा खर्च किया गया। और पैसा कौन सा खर्च किया? पैसा वो खर्च किया जो डिजास्टर के अंतर्गत जो है गरीब परिवार के लोगों को मिलना था, जिनका घर बह करके चला गया। उन परिवारों को मिलना था जिनका परिवार का सदस्य चला गया, लाश तक नहीं मिली, उनको पैसा नहीं मिला। लेकिन जश्न मनाने के लिए 10 करोड़ रुपए डिजास्टर का पैसा खर्च कर दिया। सरकार होती है, जिम्मेदारी के साथ काम करती है। लेकिन इतना गैर जिम्मेदाराना तरीका हमने आज से पहले कभी नहीं देखा किसी सरकार कि आपदा का पैसा जश्न पर खर्च करें। हम 5 साल सरकार में रहे हिमाचल प्रदेश में। कोविड का दौर आया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए थे हमने जश्न मनाने। सेलिब्रेशंस रोक दी गई। 2.5 लाख लोग जो पूरे हिमाचल प्रदेश के दुनिया में दूसरे राज्यों में, देश में दूसरे राज्यों में, दुनिया में दूसरे देशों में फंसे थे, एक आदमी को घर में पहुंचाने का काम किया। डिजास्टर में काम किस प्रकार से किया जाता है? हिमाचल के बच्चे पढ़ने के लिए राजस्थान के कोटा में गए हुए थे। परिवार के लोगों ने वीडियो भेजे, बच्चे फंसे हुए हैं, बच्चों ने वहां से हमको वीडियो बना करके भेजे, घर जाना चाहते हैं, खाने के लिए यहां नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जहां ढाबे रेस्टोरेंट सब बंद हो गए थे। मैंने 60 बसें भेजी राजस्थान के कोटा में, बच्चों को वहां से बसों में बिठा करके घर में पहुंचाया। अगर डिजास्टर में काम करना होता तो इस प्रकार से किया जाता है। हिमाचल के 4000 से ज्यादा बच्चे गोवा में
रेस्टोरेंट में, होटल में काम करने के लिए गए थे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। कोविड का दौर आया, वहां पर रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, होटल भी बंद हो गए। बच्चों को खाने के लिए पैसे, खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा। पैसे की तो बात छोड़िए, खाने के लिए सामान नहीं मिल पा रहा। 4 ट्रेनें लगाई गोवा से और ट्रेनों में उन बच्चों को ला करके हिमाचल पहुंचाया, घर पहुंचाया। और यहां जिनके घर बह गए हैं वो बह गए। घोषणा कह रहे हैं कि हम 7 लाख रुपए देंगे। अरे 7 लाख रुपए में तो वो 7 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए तो वो है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, केंद्र की सरकार का पैसा है। 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास का पैसा, उसमें वो भी अपने खाते में गिन लिया। 1.5 लाख रुपए जो दूसरा मिलता है, जो डिजास्टर के अंतर्गत कोई मकान तबाह होता है तो उसको केंद्र से पैसा मिलता है। लेकिन यहां श्रेय दिया जा रहा है कि मोदी जी पैसे नहीं दे रहे। और ये हम ही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कुल मिलाकर के, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम सरकार के हालात होते। हम जनमंच का कार्यक्रम करते थे, उस जनमंच के कार्यक्रम में लोगों को हम दाल भात खिलाते थे, यानी कि खाना खिलाते थे, दाल चावल या रोटी का। तो कहा कि रोटियां खिला दी। गरीब लोग जब अपने समस्या के समाधान करने के लिए सुबह से शाम तक वहां उस कार्यक्रम में आते थे, दूर से चल करके आते थे, हमने उनको खाना खिला दिया, उस पर आपत्ति है। और जनमंच बंद करने के बाद सरकार जनता के द्वार, पता नहीं क्या गांव के द्वार, ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया और मुख्यमंत्री जाकर के शिमला जिला के वहां पर जाते हैं, कुपवी में जाते हैं, चौपाल में, और वहां जंगली मुर्गा बन करके आता है। मुख्यमंत्री को परोसा गया, खाया कि नहीं खाया वो तो जांच का विषय है। आप कल्पना करिए क्या हालात है। कानून व्यवस्था के हालात आप देखिए पूरे प्रदेश भर में। ऊना में जश्न होता है, जन्मदिन की पार्टी मनाई जाती है, वहां पर गोली चलती है, नौजवान को एक नौजवान को वहीं गोली से ढेर कर दिया जाता है, और 2 नौजवानों को तलवारों से काट करके अभी तक भी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कहीं एक की तो रोशनी चले गई आंखों की, बता है। कानून व्यवस्था की बातें कर रहे हैं। शिमला के आईजीएमसी में डॉक्टर मरीज को पीट रहा है और मरीज डॉक्टर को लात मार रहा है। हैरानी की बात है। लेकिन जो भी हालात है, अब उन सारी चीजों का जवाब देना तो सरकार का बनता है। लोगों ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर से लोगों ने मुझे फोन किया, ये हिमाचल प्रदेश में ये क्या हो रहा है, हम हॉस्पिटल में क्या देख रहे हैं। हमने कहा ये व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत इलाज हो रहा है, मरीज का पक्का इलाज हो रहा है। डॉक्टर घूंसे मार रहा है और मरीज लात मार रहा है। और उसके बाद कार्रवाई कैसे करते हैं, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के बाद उसको टर्मिनेट कर दिया, और बाद में सुलह होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डॉक्टर और मरीज गले मिलते हैं, तमाशा बना करके। इसलिए हिमाचल प्रदेश जो है बहुत अलग तरह के परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश के साथ में कांग्रेस की 3 सरकारें हैं,
2 सरकारें और बची तो बहुत कम है। उनके हालात भी ऐसे ही हैं। तीन साल का जश्न मंडी में होता है, उप मुख्यमंत्री भाषण देता है, सुखू जी ऐसे नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा भाई? ऐसे नहीं चलेगा बोलते हैं। रात के अंधेरे में निपटाएंगे, किसको निपटाएंगे भाई? दोनों हाथ पर डंडा लेना पड़ेगा। ये नई सरकार देखिए जो दोनों हाथ पर डंडा लेकर के काम करना चाहती है। अधिकारियों को मंच पर से चेतावनी दी गई और एक मंत्री ने शिमला में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया इसका मतलब है कि सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। आप कल्पना करिए जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ में 1 साल के अंदर बगावत हो जाए, 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के, जिसमें 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक जो है सरकार के खिलाफ खुलेआम चले जाते हैं। भले चुनाव का परिणाम कुछ भी हुआ उसके बाद उपचुनाव का, लेकिन छोड़ करके तो गए ना। आपके नेतृत्व को तो चुनौती देकर के गए। नहीं स्वीकार है तो नहीं है, ने साफ शब्दों में कहा घर बैठ लेंगे, लेकिन जब नेतृत्व तो स्वीकार नहीं है तो नहीं है। इसमें भी हमको दोष देने की कोशिश करते हैं कि ये सारा भाजपा ने किया। क्या भाजपा ने क्या किया कि नाराज तुमसे हुए, चलाया तुमसे जा नहीं रहा है, संभाला तुमसे जा नहीं रहा है, इसलिए हमें दोष देने का क्या मतलब बनता है? इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं। लेकिन मैं आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहां पर विशेष तौर से इसलिए कि भाई 3 साल बीत गए हैं, अब तैयारी का वक्त आ गया और तैयारी करिए, मजबूती के साथ करिए। और इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि हम चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। आप ही लोग थे जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन किया। यही कुक्का जी यहां पर बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, इनको ही आप लोगों ने विधायक बना करके बहुत कठिन परिस्थितियों में शिमला भेजा यहां से। इसलिए आगे भी किया जा सकता है और आगे करने की तैयारी कर लीजिए। चुनाव अब हो चाहे तब हो, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 10 के आंकड़े से भी नीचे जाएगी। इसलिए हमने कहा कि अभी बिहार का चुनाव, बिहार में बहुत शोर डाल रहे थे और खास तौर से एक चीज को लेकर के कांग्रेस का एक तरीका रहता है, ये खास तौर से चुनाव से पहले ही उनको मालूम होता कि हम जीतने वाले नहीं है, हारने वाले हैं, तो इसलिए पहले बहाना ढूंढ लो कि रोना किस बात पर है। तो पहले ही एसआईआर करके जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि एसआईआर का रोना बोया और नारा क्या लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसे नारे लगाए। जब भी राहुल गांधी ने चोर शब्द का इस्तेमाल किया है तो कांग्रेस का सफाया हुआ है। आपने अच्छी तरह से पहले भी, आपको याद है पहले भी मैं बोला था, और आपके चुनाव का, बिहार का परिणाम आपके सामने है। पूरे बिहार में जो चुनाव का परिणाम आया था, पूरे 6 विधायक, कितने 6 ही आए ना, लेकिन 6 आए गिन करके,
एक बोलेरो गाड़ी में जिसमें फिट 6 सीटें होती हैं, एक उसमें पूरा का पूरा जो है विधायक दल उसमें चला गया। और हिमाचल प्रदेश में भी यही हालत हो, ये हो करके रहेगा। लेकिन आप सबके बीच में हम यहां पर आए। अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे यहां पर जितने भी 56 टोटल पोलिंग बूथ है यहां पर इस मंडल में, और मैं देख रहा था 56 में से 53 पोलिंग बूथ के हमारे जो है अध्यक्ष यहां पर बैठे थे। हम अपने पोलिंग बूथ पर तय कर लें कि हम अपने पोलिंग बूथ से भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आज से डटेंगे और डटे रहेंगे जब तक जीत हासिल नहीं की। सभी मोर्चों के लिए हमने तय किया है कि भाई हर मोर्चे की टीम वहां पर 10, जैसे 1 बूथ 10 यूथ का हमने तय किया है। महिलाओं के लिए भी 10 महिलाएं एक पोलिंग बूथ पर। इसी तरह से एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ट्राइबल का मोर्चा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या करें। और जो पार्टी की ओर जो हमारे संगठन के जो कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रमों को करेंगे, चाहे वो मन की बात का विषय है चाहे वो दूसरा है, उनको भी नियमित रूप से अपने पोलिंग बूथ पर हम करेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। और हमारी इच्छा है कि आपके यहां से इस विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, उसके लिए हम सबको काम करना है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले कल कार्यभार संभाले हैं नितिन नवीन जी, उनको हम सब बधाई देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां पर एक साधारण कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और यहां मंडल स्तर से जिला से प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत चुनाव होता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि परिवार के 3 सदस्य बैठ करके फैसला करें। और इसीलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज देश में मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिला है। और हमारा ये सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए संगठन सर्वोपरि। कल प्रधानमंत्री जी ने हाँ, ये आता जाता है। बहुत जगह हमको ये नई काम नहीं है, हमारे लिए नया अनुभव नहीं है। आजकल ये होता है, कई जगह तो ऐसे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, ये तो शहरी क्षेत्र है थोड़ा। जब हमारी बोलने की बारी आती तो लाइट पीछे से काटनी पड़ती, लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं होने वाली है। उनको हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं सरकार वालों को। जहां तो कोई टेक्निकल फॉल्ट आया होगा, लेकिन बहुत जगह हम इस चीज को बहुत झेले। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है। कल प्रधानमंत्री जी ने, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रदेश में भी सरकार का जो मैंने हेड किया है, सरकार का नेतृत्व किया है, केंद्र में भी सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं। इसलिए 25 सालों से प्रदेश और देश की सरकार का नेतृत्व किया है।
लेकिन मेरे लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना है। इसलिए मुखिया के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में। और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा, जो 45 साल के हैं, 45 ईयर्स, लेकिन नवीन जी को यह कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और पार्टी के अध्यक्ष के नाते आप मेरे बॉस हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले कहा, इतना बड़ा संदेश है। और यहां कांग्रेस में क्या परंपरा है, मैं उन सारी चीजों में जाना नहीं चाहता। और बिहार के चुनाव के बाद राहुल बाबा जी तो पता नहीं कहां किस देश में है, मालूम नहीं। कांग्रेस वालों को भी मालूम नहीं होता, शायद परिवार वालों को मालूम होता कि नहीं हम कि राहुल गांधी जी गए कहां। उसके बाद देश से बाहर ही है वो। खैर, उन बातों पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। कठिन वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर गया है। 5 साल में से 3 साल गुजर गए हैं। 2 साल जो बाकी बचते हैं, 2 साल में भी क्या 1.5 साल ही मैं कहूं, अब मालूम नहीं 1.5 भी बचा है कि हालात ऐसे बचे जो हालात हिमाचल प्रदेश में सरकार के हैं वो भी बीत जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेंगे। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग निश्चित रूप से उसमें होगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि नगरोटा वालों तय कर लो कि विधायक भाजपा का चाहिए, भाजपा का ही चाहिए, भाजपा का ही चाहिए। अगर इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का विधायक होगा, जो कमियां कांग्रेस के वर्तमान की सरकार में व्यवस्था परिवर्तन के दौर में आप महसूस कर रहे हैं, उन कमियों को आने वाले समय में हम पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। और बाकी सारी चीजों को लेकर के आप सबके बीच में मैं यही कहूंगा कि मेहनत करके आगे बढ़िए। कठिन और मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है और कोई मुश्किल नहीं। जहां पर आप लोगों ने सफलता पहले भी हासिल की है, कोई नई बात नहीं है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी उसमें जीत हासिल होगी। इतनी बात कहते हुए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस बैठक में आए और निश्चित रूप से आगे बढ़ करके हम फिर मिलेंगे थोड़े वक्त के बाद। मैं दूसरे मंडल के लिए भी कुछ दिनों के बाद दोबारा से बना करके कार्यक्रम कल का मंडल का है आपका, तो नहीं है ना कल? हाँ, कल धर्मशाला है और उसके बाद दोबारा आएंगे। फिर उसके बाद जो पब्लिक प्रोग्राम होंगे, जहां भाषण देंगे, जहां मुद्दों को लेकर के हम जोर से अपनी बात रखेंगे, वो दौर थोड़े दिनों के बाद फिर से आएगा। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हेलो, सभी से निवेदन है कृपया अभी अपने स्थान पे बैठें। धन्यवाद जयराम जी, आपने जो अपना उद्बोधन रखा है इसमें भारतीय जनता पार्टी